जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग सीआरपीएफ ट्रीटमेंट टेक्निकल के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र करने वाले हैं। यह प्रीवियस ईयर पेपर 1 जुलाई 2023 का है। किस पाली का है? तो द्वितीय पाली का है। 12:30 से लेकर 2 PM के बीच वाला जो है यह प्रश्न पत्र है। तो चलिए सबसे पहले इसके हिंदी का पार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न जो है हिंदी का दिया गया है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो कहलाता है अग्रज, और अग्रज आपको फर्स्ट में ही दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है युवा। युवा किसको बोलते हैं? जो जवान हो। ठीक है। अनुज किसको बोलते हैं? जो छोटा हो, अर्थात जिसका जन्म बाद में हुआ हो। और जन्मा किसको बोलते हैं? मतलब जन्म से जीवन भर तक। ठीक है, समझ गए? उत्तर भी क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज का पर्यायवाची नहीं है? तो कंज किसका पर्यायवाची है? कंज जो है वह आपके कमल का पर्यायवाची है। और कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची आपका जलज हो गया, ठीक है, राजीव हो गया, सरोज हो गया, कंज हो गया, शतदल हो गया, नलीन हो गया, सरसिजा हो गया। ठीक है। तो यह सब जो है वह कमल का पर्यायवाची है। वहीं पर आप इन चार में देख सकते हैं, पहला तो शतदल दिया गया है, ठीक है। दूसरा अस्तर दिया गया। अस्तर मतलब क्या होता है? दर्जा, श्रेणी, परत, सतह, पड़ाव। ठीक है। तो यह कमल का पर्यायवाची नहीं हुआ। बाकी अब्ज जो है वह कमल का पर्यायवाची है। ठीक है। सरोज जो है वह कमल का पर्यायवाची है। तो कंज के पर्यायवाची ये सब हो गए। ठीक है, क्लियर ना? यहाँ मैंने अब्ज छोड़ दिया है, तो अब्ज भी लिख लो भाई। क्लियर? उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न पत्र देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में से कारक चिन्ह को पहचानना है। यहां पर दिया गया है, चाकू से इसको काट दो। तो ये जो से है यह कारक चिन्ह है। कौन सा कारक है? करण। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है। तो से इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा का उत्तर आपका फोर्थ हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, वह यहाँ क्या आया था। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द व्याकरण के नियम का पालन नहीं करता है? देखिए यहां पर क्या होना चाहिए था, वह यहाँ क्यों आया था? वह यहाँ क्यों आया था? तो यह सेंटेंस जो है प्रश्नात्मक हो जाता है। ठीक है। या फिर वह कह सकता है, क्या वह यहाँ आया था? तो प्रश्न यदि ऐसा होता तो यह क्या होता? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होता। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है, और क्या जो है यहाँ पर व्याकरण के नियम को पूर्ण नहीं कर रहा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? क्या। तो फोर्थ का उत्तर आपका फोर्थ हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, कौन से विकल्प में पर्यायवाची का सुमेल नहीं है? यहाँ पर दिया गया है पंकज, नलिन। अब पंकज जो है यह भी कमल का पर्यायवाची होता है। याद है ना कमल का पर्यायवाची? पंकज, जलज, नीरज, सरोज, अरविंद, राजीव, पद्मा। ठीक है। तो ये आपका सही है। दूसरा आपको दिया गया है अग्नि। अग्नि का क्या सब होता है? अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला, दहन। ठीक है। तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कमल। तो इस सारंग जो है यह कमल में प्रयोग नहीं लाया जाता है, इसलिए यह सुयमित नहीं है। बाकी आपका दिया गया है गेह। तो गेह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घर, धाम, सदन, भवन, निकेतन, आलय। ठीक है। तो यह भी सही है। तो जो सुलोमित नहीं है वह है आपका थर्ड, इसलिए फाइव का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, भीति का अर्थ है भय।
भीति का अर्थ है भय। इसका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है भीति। इसके अर्थ से वाक्य को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या वाक्य दिया गया है? घर की डैश टूट जाती है तो घर की इज्जत बाहर आ जाती है। देखिए, घर में क्या होता है? चार दीवारी, और जब चार दीवारी टूटती है तो हमारे अंदर डर समा जाता है, भीति हो जाती है। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में दिया गया है? बिल्कुल, ऑप्शन में क्या है? हुनर, दीवार। तो दीवार आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी दुर्गंध, सूरत। तो इसमें से सेकंड आपका उत्तर हो गया। तो छठे का उत्तर क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है, जैसा पहले था वैसा ही। ये एक वाक्यांश है और इसके लिए शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका यथापूर्वक। जैसे पहले था वैसा ही। बाकी यहाँ पर आपके तीन दिए गए हैं। यथादिष्ट, तो यथादिष्ट का मतलब हो जाता है निर्देशानुसार। निर्देशानुसार, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है यथार्थ। यथार्थ का मतलब वास्तविक, या जो जैसा है वैसा ही। ठीक है, उसके बाद यहां दिया गया है यथा आरंभ, मतलब शुरुआत से ही। या फिर आरंभ से ही। ठीक है, ये होगा उत्तर। क्या हो गया? सेवन का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, यथापूर्वक। जैसे पहले था वैसा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है। आठवां। आठवां है आपको, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? क्या दिया गया है वाक्य? मैं उसके पिताजी से मिला, हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वे सब घर पहुंचे, इतनी सी बात पर वह तुझसे रूठ गई। तुझसे रूठ गई, तो अशुद्धि वाला मिल गया आपको। 8 का फोर्थ उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको अशुद्धि दिया गया था, तेरे से की जगह तुझसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है खंड, अवयव। ये सब पर्यायवाची हैं, और ये किसके पर्यायवाची हैं? तो देखिए, खंड या अवयव कह लीजिए, यह हिस्सा हो गया किसी चीज का, भाग हो गया किसी चीज का। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, संपूर्ण, किनारा, भाग और पर्वत। उत्तर क्या हो जाएगा? भाग। ठीक है, खंड और अवयव जो हैं वह भाग के पर्यायवाची हैं। तो 9 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10th प्रश्न क्या दिया गया है। 10th दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करें। क्या दिया गया है? पनघट पर रखे सभी डैश संतोष ने ही फोड़े हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, तत्सम अर्थात संस्कृत के मूल शब्द। तो संस्कृत के मूल शब्द इनमें ढूंढिए। घट, माटी के बर्तन, घड़े और मटके। तो घट मतलब क्या होता है? घड़ा होता है। घट जो है संस्कृत का मूल शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? घट हो जाएगा। ठीक है, पनघट पर रखे सभी घट संतोष ने ही फोड़े हैं। उत्तर आपका 10 का फर्स्ट हो गया। ठीक है, समझ गए? मुझे लगता है आपका पॉइंट क्लियर हो रहा होगा इन वीडियोस को देखकर। यदि पॉइंट क्लियर हो रहा है, वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। पीडीएफ चार्ज जो है 121 रुपये रहेगा। इसमें आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। 11 आपको दिया गया है, जग जननी का संधि विच्छेद बताइए। जग जननी, जगत जोर जननी। ठीक है, यहाँ पर तो और जौ मिलकर, तो हलंत और जौ मिलकर जौ जौ हो जा रहा है। ठीक है, जगत जननी, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ इसका ऑप्शन हो गया। ये क्या है? ये आपका व्यंजन संधि है। तो हलंत, जोर, जौ, ये मिलकर जौ जौ हो जाता है। ठीक है, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
12th आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुलोमित है? क्या दिया गया है? अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब होता है कि नुकसान हो जाने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। तो यह सुलोमित है? नहीं ना। नेक्स्ट आपको दिया गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब होता है ऊंच या अल्पज्ञानी व्यक्ति को थोड़ा सा गुण या धर्म मिलने पर वो बहुत इतराने लगता है। यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? ओछ आदमी थोड़ा गुण या धर्म मिलने पर सुखी हो जाता है। तो यह गलत है, सुखी नहीं होता, इतराता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आंख के अंधे नाम नैन सुख। मतलब गुणानुसार नाम रखना। तो गुणानुसार नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? गुणहीन। मतलब गुण नहीं है लेकिन इसका वो नाम दिया गया है। ठीक है। तो आपको गुणहीन होने पर भी गुणी नाम होना, यह कहलाता है आंख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है। चौथा आपको दिया गया है, आधा बाटी रेवरी फिर अपने को दे। अर्थात यदि आपको कोई काम मिला हुआ है और उसमें आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपका ही लोग जिरे, इसका मतलब आप अपनी रेवरी अपने अंदर ही बांट रहे हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही पहुंचाना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्थ इसका उत्तर हो जाएगा, जिसका अर्थ सुलोमित है, वह है फोर्थ वाला। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वल्लभ का पर्यायवाची नहीं है? वल्लभ का पर्यायवाची क्या सब हो जाएगा भाई? वल्लभ का पर्यायवाची आपका पति। पति को वल्लभ बोला जाता है। ठीक है। पति, प्रियतमा, प्राणनाथ, आर्यपुत्र, स्वामी, नाथ, कांत, वार्ता इत्यादि, ये सभी जो हो जाते हैं वह वल्लभ अर्थात पति के पर्यायवाची हो जाते हैं। वहीं पर कलत्र जो है वह स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है। स्त्री के पर्यायवाची में आपका पत्नी, गृहिणी, अर्धांगिनी, भार्या, दारा, वधू, तीज, तय, ये सब होता है ना। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो पर्यायवाची नहीं है वल्लभ का, वो है कलत्र। समझ में आ गया? उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 क्या दिया गया है? 14 है, निम्नलिखित विकल्प में से उपयुक्त संधि शब्द चुनना है। विकल्प आपका दिया गया है दुह जोर धर्ष। यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि है और ये आपका दूधर्ष हो जाएगा, दूधर्ष। ठीक है। दूधर्ष आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 15 आपको दिया गया है, उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। क्या दिया गया है? कल शाम विवेक और सुनीता का डैश समारोह है, हम सब इस समारोह में जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत का मूल शब्द, और यहाँ पर व्याह जो है ये तद्भव है, विवाह जो है ये तत्सम है, शादी जो है विदेशज है। ठीक है। उसके बाद कल्याण जो है यह भी तत्सम है, तत्सम। तो दो आपके तत्सम हैं, विवाह और कल्याण। लेकिन यहाँ पर जो है वाक्य की दृष्टि से देखें तो कल्याण का प्रयोग नहीं होगा, ये त्रुटिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर विवाह प्रयोग में लाया जाएगा। इसलिए 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 16 आपको दिया गया है, फर फंद रचना। अब इसका क्या मतलब होता है? ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तो फर फंद रचना मतलब माया जाल बिछाना या फिर छल कपट करना या फिर धोखा देना। ठीक है। फरफंद रचना, इसका मतलब हो गया माया जाल बिछाना। पहले में आपको दिया गया है प्रगति पर अग्रसर होना,
संबंध विच्छेद करना, आकर्षक लगना, नेक्स्ट है माया जाल बिछाना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा, माया जाल बिछाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 17 क्या दिया गया है? तट तीर इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है। तट तीर जो है ये आपके किनारा का पर्यायवाची है, और किनारा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा तट, तीर, कूल, पुलीन, छोर, सिरा, कगार, है ना। उत्तर आपका क्या हो गया? फर्स्ट इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 18 दिया गया है, अम्र वृक्ष शब्द का सही समास विग्रह नीचे विकल्पों में से चुनिए। अम्र वृक्ष, अम्र वृक्ष मतलब हो जाएगा वह वृक्ष जो आम का है। अम्र है जो वृक्ष, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है अम्र वृक्ष, वृक्ष है जो अम्र, अम्र और वृक्ष, और नेक्स्ट आपको दिया गया है अम्र है जो वृक्ष। तो ये वाला उत्तर बिल्कुल सटीक है, इसलिए 18 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। ये अम्र वृक्ष का समास विग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपको दिया गया है, समास विग्रह संधि विच्छेद से किस प्रकार अलग है? इस अंतर की पहचान करते हुए समास विग्रह के सही गुण का चयन कीजिए। तो समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह जो होता है जिसमें कि एक शब्द हो गया, उनको विभिन्न भागों या प्रतियों को हटाकर उनका विग्रह किया जाता है। जब विग्रह किया जाता है तो ना ही उसमें हम विभक्ति देखते हैं, ना ही प्रत्यय, उनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें। पहला है, इसमें पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, इसमें केवल संस्कृत के तत्सम शब्द का विग्रह अथवा विच्छेद होता है, यह गलत है। नेक्स्ट है आपका, इसमें पदों के मेल और विकार की स्थिति भी बनती है, बिल्कुल गलत है। इसमें दो वर्ण का योग होता है, यह भी गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, दो पदों का योग नहीं होता, पदों का विग्रह होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 20 क्या दिया गया है? 20 है केस का पर्यायवाची बताना। तो केस का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? केस का पर्यायवाची आपका बाल हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा, कुंतल हो जाएगा, अलक हो जाएगा, चिकूर हो जाएगा, सिरोरू हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है? चिकूर। उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब जो बचे हैं 5 क्वेश्चन, वो बचे हैं कंप्रिहेंसिव अर्थात गद्यांश से। तो एक बार मैं गद्यांश को रीड कर लेता हूँ, फिर बाकी सारे प्रश्न उत्तर आराम से हो जाएंगे। गद्यांश क्या दिया गया है? ये सब कलाओं पे है। ठीक है, क्या दिया गया है? अन्य कलाओं की भांति साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य व्यक्ति और समाज के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसमें हमारे सुख दुख, हमारी आशा निराशा, सफलता असफलता और हमारे गुण अवगुण का चित्रण रहता है। समाज के सभी अवयवों, अमीर और गरीब, भले और बुरे, युवा और वृद्ध, स्त्री और पुरुष, सबका दिल और दिमाग अपने साहित्य में स्पंदित होता रहता है। जिस समाज में साहित्य नहीं होता, उसके हृदय और मस्तिष्क की गति का लेखा जोखा नहीं होता। उनके विचार बुलबुलों के समान क्षणभंगुर होते हैं। साहित्य ही किसी समाज के विचारों की चिरस्थायी बनाता है। अर्थात यहाँ पर साहित्य के बारे में चर्चा की गई है कि साहित्य जो है हमारे जीवन में कैसे मायने रखता है। तो पहला प्रश्न है, साहित्य किसका माध्यम है? ठीक है, तो साहित्य जो है वह व्यक्ति और समाज के भावों का माध्यम है। देखिए है ना, मिल गया उत्तर। फर्स्ट में ही दिया गया है व्यक्ति और समाज के भावों का। बिल्कुल फर्स्ट को ही उत्तर कर दीजिए आप, आगे नहीं बढ़ना मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है इसका शीर्षक बताना है। तो साहित्य तो है ही, और क्या बताया गया है? समाज को बताया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका? समाज एवं साहित्य। ठीक है, या फिर साहित्य और समाज, ये दोनों हो सकता है। देखिए कहाँ दिया गया है, साहित्य और जीवन, समाज और विचार, मनुष्य और समाज।
साहित्य और समाज, बिल्कुल सही। उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd दिया गया है, जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसका विचार कैसे होता है? तो जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसका विचार बुलबुले के समान छन भंगुर होता है। बुलबुले के समान छन भंगुर, ठीक है। 23rd का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 24 आपको दिया गया है, समाज के विचारों को चिरस्थायी कौन बनाता है? तो समाज के विचारों को चिरस्थायी जो है साहित्य बनाता है। यहां दिया गया है ना, साहित्य ही किसी समाज के विचारों को चिरस्थायी बनाता है, ठीक है। उत्तर क्या हो गया? 24 का उत्तर आपका फोर्थ हो गया। चलिए अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये आपका आखिरी प्रश्न होगा। उसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आखिरी प्रश्न क्या है? हमारे सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता और गुण अवगुणों का चित्रण किसमें रहता है? तो ये साहित्य के थ्रू किया जाता है, ठीक है। क्योंकि साहित्य इस टॉपिक का नाम ही है, साहित्यों के बारे में ही बताया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 25 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? क्लियर है ना पॉइंट? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7979946092 पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब बारी है आपकी, ठीक है। तो आपको क्या कमेंट करना है? वर्तमान में दिल्ली के सीएम कौन है? इनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं। क्लियर ना सब कुछ? चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।